ओके, चलिए बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, दैट इज अल्कोहल। आइए सबसे पहले जो बेसिक बात है वो नोट्स में देख लीजिए बेटा। इसको जरा हिलाया मत करो, है ना, ये रो खाली रखा करो बेटा। हम लोग बैठ सकते हैं, जगह होती है बेंच में, क्योंकि बच्चे बता रहे थे सर इसमें गड़बड़ हो जाता है, आवाज पहले आ गई या बाद में आ गई, वीडियो पहले आ गया, तो हिलने से हो सकता है ऐसा होता हो। ठीक है बेटा, तो इसमें मत बैठा करो, कल से इधर आ जाओ, इसके पीछे चालू करो। ठीक है, तो आइए जरा अल्कोहल। बच्चों एल्किल हैलाइड पूरा हो गया, बहुत कुछ उसमें तुम लोगों ने सीखा। एल्किल हैलाइड में एल्किल हैलाइड कम पड़ा, पीछे आगे की चीजें ज्यादा पढ़ी हम लोगों ने। ठीक, अब हम लोग आ रहे हैं, बहुत ही प्यारा थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है अल्कोहल, बहुत कुछ इसमें सीखेंगे आप लोग। आइए सबसे पहले बुकलेट से पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन किया था, वैसे अल्कोहल का भी क्लासिफिकेशन दिखाई पड़ रहा है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एक OH ग्रुप होगा। अब ये OH ग्रुप कैसे कार्बन से लगा, उस व्याप पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार के, बच्चों बोलो, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या मुझे बोर्ड पे कुछ लिखने की जरूरत है? नेक्स्ट, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, आपके पास कितने OH होंगे? 2। जैसे डाईहैलाइड भी 3 प्रकार के थे, जेम, विस, टर्मिनल। ये भी 3 प्रकार के कह सकते हैं, जेम, विस, टर्मिनल। हमने 2 ही लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी पूरी क्लास को मालूम है जेम डाइऑल जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं? अनस्टेबल। तुरंत क्या निकलेगा? अपनी कॉपी पे पानी को हटाते हुए दिखाइए और इसको कार्बोनिल ग्रुप में बदल दीजिए। जब तक आप ये काम कर रहे हैं तब तक बोलिए कोई एक ऐसा जेम डाइऑल बताओ जो स्टेबल हो। क्लोरल हाइड्रेट, बच्चों बोलो कौन? फार्मूला बोलिए, CCl3CHOH का होल ट्वाइस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अच्छा बोलो चिलेशन, और अच्छा बोलो चिलेशन। इसका कोई एक यूज बताइए। प्योर क्लोरोफॉर्म बनाने में डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराते हैं और प्योर क्लोरोफॉर्म बनता है। तो बेटा 3 महीने सिर्फ पढ़ो, ये सेल्फी डालना बंद करो, स्टेटस डालना। कोई स्टेटस डालने में बच्चा भी बाल भी खींचता है और कपड़े भी अच्छे पहनता है, उसमें 1 घंटा निकल जाता है। रूम से निकलना बंद कर दीजिए, जनवरी खत्म हो गई है, फरवरी आने वाला है। बस तुम एक काम करो, बस गोली मारो, बाकी काम तो ऑटोमेटिक होगा, लिख लो। कोई इतने भी तुम लोग सुअर नहीं हो कि तुम्हारा कॉपी सामने रख के पढ़ोगे ना, ऐसा होगा नहीं। देखोगे कॉपी खोलोगे, ठीक है ना। तो रूम से निकलना क्या करिए, बंद करिए, ऑटोमेटिक आपकी पढ़ाई में ट्रिमेंडस चेंज आएगा, आप देखिएगा। अच्छा बच्चों, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में हम लोग को बेटा मेनली पढ़ना होता है ग्लिसरॉल। बेटा बोलो क्या? अगर ग्लिसरॉल को आप ध्यान से देखें, अगर ग्लिसरॉल को आप ध्यान से देखें बच्चों, तो इसके पास 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है और एक कैसा है? सेकेंडरी। भाई प्राइमरी कार्बन से लगा OH, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से लगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो ग्लिसरॉल के पास 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है और एक सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। किसी की दिक्कत? पता नहीं क्या, कमरे बहुत दर्द हो रहा है यार। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की प्रिपरेशन। तैयार है सब लोग? आइए, सबसे पहली हेडिंग आपकी कॉपी में पड़ी है वाया हाइड्रोलिसिस। यस, देखिए हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के द्वारा ब्रेकिंग। इसमें 2 ही है बच्चों, ईथर दिया होगा और दूसरा दिया होगा ईस्टर। आप देख सकते हैं हाइड्रोलिसिस हो रही है एसिडिक मीडियम में। यहां तो एसिडिक ही मीडियम लेना पड़ेगा, ईस्टर में एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम ले सकते हैं, राइट। यहां पर एसिडिक मीडियम भी लिया जा सकता है और एल्कलाइन मीडियम भी ले सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा ईथर जो होते हैं ये बेस के प्रति इनर्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इनर्ट।
इसलिए यहां पे हम लोग एसिडिक मीडियम ही लेते हैं हमेशा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है हाइड्रोलिसिस कराना, ये तो हमने एक्स्ट्रा बात बता दी। कोई भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड काट दो, माइनस को दे दो वाटर का प्लस, प्लस को दे दो वाटर का, बहुत ही सिंपल होता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ROH प्लस R डैश OH, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल बच्चों आपको मिलेगा। अभी बहुत ध्यान से सब लोग सुनिएगा, सोचो सोचो सोचो। एल्कोहल के अंदर से अगर पानी निकाल दें तो ईथर बन जाता है। क्या बन जाएगा? ईथर। जब किसी के अंदर से पानी निकालते हैं, जब किसी के अंदर से पानी निकालते हैं तो बनने वाली चीज को एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड। क्लियर है? देखिए, तो एल्कोहल के अंदर से अगर पानी निकालें तो वो ईथर में बदल जाता है, इसीलिए ईथर आर टर्म्ड एज एन हाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। बच्चों बोलो क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। क्योंकि एल्कोहल के अंदर से पानी निकालने पर आपको ईथर प्राप्त होगा, इसलिए ईथर को एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल कहा जाता है। ओके, बहुत से एग्जांपल मैं आपको समझा सकता हूं इसके ऊपर। इधर देखिए, इधर देखिए, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, इसको बाद में पढ़ाएंगे। इधर देखो, पहले CO2 है जैसे बच्चों, अब तुम CO2 नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं पानी डालने पर अपने ऑक्सी एसिड में बदलते हैं ना। याद हो तो गीता नगर रेलवे क्रॉसिंग, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इससे ज्यादा, पीरियोडिक टेबल में खूब पढ़ाया। नॉन मेटल के ऑक्साइड में पानी डालने पर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड मिलता है या ना? कहने में इसमें पानी डाला तो ये मिला, तो इससे पानी निकालेंगे तो इससे क्या कहोगे? एनहाइड्राइड ऑफ दिस एसिड, एंड दिस एसिड इज कार्बोनिक एसिड। कुछ फीलिंग आ रही है? और देखो, और देखो, जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड SO3 है, तुमने पानी डाला तो सेम स्टेट का ऑक्सी एसिड मिला, तो इसमें पानी डालने पे ये मिला, तो इससे पानी निकालने पर ये बना होगा, तो इसको क्या बोलोगे? एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब समझ में आया? किसी के अंदर से जब पानी निकालते हैं तो बनी हुई चीज को एनहाइड्राइड कहते हैं। अब देखिए, एल्कोहल के अंदर से पानी निकालना होगा तभी ईथर बना होगा। ईथर में पानी डालने पर अगर एल्कोहल बनता है तो एल्कोहल से पानी निकालने पर ईथर बनता है, इसीलिए ईथर को कहते हैं एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ओके हो रही बात? चलिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही फीलिंग लाने के लिए कि एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है मैंने बताया। ओके, इधर देखिए, ये रिएक्शन तो मुझे अपने बच्चों को बताने की जरूरत ही नहीं। ये रहा एसिड डेरिवेटिव और ये रहा कंस। क्या होगा बे? RCO का आगे वाला भाग कंस वाले H को लेकर अलग आया ना, बची हुई चीज बचे हुए कंस के साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, और ये रहा तुम्हारा एल्कोहल। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखिए बच्चों, कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो, जैसे आपने यहां पर ईस्टर ले लिया है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, RCO का आगे वाला भाग कंस वाले H को लेकर अलग हो जाएगा, तो एल्कोहल देखिए अलग हो गया और एसिटिक एसिड अलग हो गया। क्लियर बेटा? आइए थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म रिवाइज करें। डू यू रिमेंबर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 3 एग्जांपल थे, एलिफेटिक हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड और एसिड डेरिवेटिव। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ या ना? एक्चुअली इसीलिए बच्चों, अगर हम आपसे बात करें, प्लीज देखिए, बड़ी बड़ी पॉपुलर चीज आप पढ़ने जा रहे हैं हमसे, रिएक्टिविटी ऑफ ईस्टर टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस आपसे पूछा जाए तो आपको समझना चाहिए कि मोटा मोटा दिस इज द एग्जांपल ऑफ
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लगा दीजिए प्रोबेबिलिटी लाइक फेवर लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस आई। कुछ याद आया बच्चों? कुछ याद आया? रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये काफी पूछा जाता है। रिएक्टिविटी ऑफ ईस्टर टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस मेरे बच्चों के लिए चुटकी बजाने के बराबर है, क्योंकि उनको 1 महीने पहले से मालूम है कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो लाइक फेवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस। क्लियर? एक बात मैं यहां पे आपको और बताना चाहता हूं बच्चों, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, आप इन सबको भी पिक्चर से हटा सकते हो सीधे लिखकर। हाँ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। आप इस पूरे को हटा सकते हो, सीधे बोल सकते हो स्टेरिक हिंड्रेंस। जिस ईस्टर में स्टेरिक हिंड्रेंस तुम्हें ज्यादा लगे, उस ईस्टर की रिएक्टिविटी हाइड्रोलिसिस के प्रति कम होगी। ना सिर्फ हाइड्रोलिसिस, तुम किसी भी कंस को ले लो, कोई भी कंस ले लो, वो एक प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाँ या ना? तो ईथर में तो कुछ नहीं है, लेकिन ईस्टर में तुमको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने को मिला बेटा। आइए इसके ऊपर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तो देख लो। हाँ, कुछ लिख रहा हूं, कर दो। ये दिखाया तुमने एसिडिक बेसिक वाला, अपने हिसाब से लिखते रहिएगा जो भी आपको नया लगे। बेटा आगे बढ़ जाए, ठीक है? अल्कोहल कार्बोनिल, बस। इस बुकलेट के बाद में पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। काफी ऑर्गेनिक हो गई है, थोड़ा सा फिजिकल में चलते हैं। हटा दो बेटा इसको। चलिए, हटा नहीं रहा हूं मैं, पेज को ऊपर कर दे रहा हूं। आइए, आपकी कॉपी पे बेटा 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं। अब पहले वाला जो एग्जाम्पल लिखा है बेटा, अब इसमें तो स्टेरिक इंडेक्स नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ईस्टर चारों के चारों क्या दिए हैं? सेम दिए हैं। तो यहां पर तो आपको माइनस आई माइनस आर से ही देखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ ली आप लोगों ने बेटा। आपस में बोलिए मत, है ना? आगे बैठ के भ्रमरा रहे। क्या मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता है? सारे ईस्टर चूंकि सेम टाइप के दिए हैं, तो अब स्टेरिक हिंड्रेंस से देखना तो बेकार है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर माइनस वाले रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे और प्लस वाले रिएक्टिविटी को घटाएंगे। कोई दिक्कत? रेजोनेंस जो भी करता झेल के करता, तो रेजोनेंस के सामने इंडक्टिव की कोई औकात नहीं है। हाँ, अगला वाला जो एग्जांपल है, आप स्टेरिक हिंड्रेंस से भी कर सकते हो और प्लस आई प्लस आर से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। बच्चों ये देखिए, क्या समझ में आया कि नहीं आया? आप देख सकते हैं राइट वाला हिस्सा एल्कोहलिक पोर्शन तीनों में सेम है। खड़ी हो जाओ शालिनी। मैंने बोला उसको एक्सप्लेन करो, बच्चों को डिसाइड करो जरा उसको। मैंने बोला एल्कोहलिक पोर्शन तीनों में सेम है, ये क्या बोल दिया मैंने? मैंने बोला एल्कोहलिक पोर्शन तीनों में सेम है, ये मैंने क्या बोल दिया? सी डबल ओ सी डबल ओ सी डबल ओ तीनों में लगा, तो तीनों में तो लगा ही होगा क्योंकि तीनों ईस्टर है। क्या आपने भूल गई है? लास्ट क्लास कल ही पढ़ाया, ईस्टर के अंदर आधा पार्ट एसिड से आता है और आधा पार्ट भैया RCOOR ये होता है। तो ये पार्ट कहां से आया था? एसिड से। और ये पार्ट कहां से आया था? भैया अल्कोहल का H और एसिड का OH हटाया था। तो आप देखिए OR वाला पार्ट तीनों में क्या है? तो क्या मैंने गलत सेंटेंस बोला क्या कि अल्कोहलिक पोर्शन तीनों में से?
डिफरेंस आ रहा है एसिडिक पोर्शन में। ये फॉर्मिक एसिड से बनाया होगा ईस्टर, ये एसिटिक एसिड से बनाया होगा ईस्टर, ये प्रोपेनोइक एसिड से बनाया होगा ईस्टर। क्या स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जा रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी, मैंने आपसे बोला था चाहे स्टेरिक हिंड्रेंस से देख लो और चाहे इनसे देख लो, आंसर सेम ही आएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर प्लस आई ग्रुप, और प्लस आई ग्रुप अगर बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी घटेगी। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बेटा एक ऐसा फैक्टर है जो ईस्टर की हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड सारे डाउट को दूर कर देता है। क्लियर? तो आप सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटेगी। क्लियर? मान लो बेटा हम यहां पे H लगा के रखे तीनों में, यहां C2H5 कर दे, यहां C3H7 कर दे, यहां C4H9 कर दे, तो भी आंसर यही आएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस चाहे एसिडिक पोर्शन में बढ़े चाहे एल्कोहलिक पोर्शन में बढ़े, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस क्या हो जाती है? क्लियर हो गया पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज आपने सीखी। पेज पलटा जाए तो पहला तरीका था अल्कोहल बनाने का वाया हाइड्रोलिसिस, चाहे ईथर की करवाइए चाहे ईस्टर की करवाइए। कुछ रटना है क्या? नहीं। जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप हमसे पढ़ चुके थे रिएक्शन मैकेनिज्म में। फिर से बोलो, एलिफेटिक हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड और एसिड डेरिवेटिव, इनकी रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I - R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I +। कोई दिक्कत? आप इससे भी, आप ये ना भी पढ़िए इससे सारे सवाल हो जाएंगे, आप ये ना पढ़िए इससे सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, खत्म करूं? चल अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल को बनाना सीखेंगे फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। पेन कॉपी बंद, पेन कॉपी बंद। चलो पहले रिवाइज मारो यार। आज तक तुम मुझसे ग्रिग्नॉर्ड की एक ही रिएक्शन पढ़े हो अभी तक, ग्रिग्नॉर्ड विद कंस। बोलो हाँ या ना। ग्रिग्नॉर्ड का R- कंस वाले H को लेकर अलग हो जाता है। कंस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से लगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से लगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से लगा हाइड्रोजन, सल्फर से लगा। R- कंस वाले H को लेकर अलग। कोई दिक्कत है किसी को? आज आप हमसे ग्रिग्नॉर्ड की 4 रिएक्शनें और सीखने जा रहे हैं जिनसे हम अल्कोहल बनाएंगे। बच्चों बोलो क्या? देखिए देखिए बच्चों, पेन कॉपी बंद, नजरें सामने। बस ये बता दो R डैश है कि R है? R लिया यहां पर, ठीक है। सबको मालूम है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए हमारे पास 4 रास्ते हैं इससे अल्कोहल बनाने के। पहला रास्ता विद साइक्लिक ईथर, जल्दी से R लिया कि CH3 लिया? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जल्दी से बता दो, क्या नहीं मालूम है? दिस इज द बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग। डू यू नो? आप देख सकते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ने R- दिया होगा। बोलो, ये R- लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा बाई SN2 फैशन। है ना? आपको मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ घसीटता है जिसके कारण इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। R- SN2 फैशन में लेस हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड पेयर को लेकर अलग हो जाएगा। क्लियर? देखिए क्या हुआ, R CH2 CHO R डैश बन गया एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन आर इटसेल्फ ए गुड बेस। आयन
ये क्या करेंगे, ये सेकंड स्टेप में सॉल्वेंट से प्रोटॉन को घसीट लेंगे, दैट इज हाइड्रोलिसिस, और यहां पे H आ जाएगा। ये देखिए आपका एल्कोहल आपके सामने है। कोई प्रॉब्लम है? डायरेक्ट टेक्निक, लेस हिंडर्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड काटो, प्लस को दे दो ग्रिगनॉट का माइनस और माइनस को दे दो सॉल्वेंट का प्लस। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है अगर आप ऐसे पढ़ें तो। क्लियर? मैं पढ़ा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, खूब समय दिया था, और ए से बी वाले क्वेश्चनों में भी खूब बीच में आए थे, ये रट गया होगा मेरे ख्याल से। तो ग्रिगनॉट से अल्कोहल बनाने का पहला तरीका है विद साइक्लिक ईथर इपॉक्साइड। R माइनस सी के पास गया, O पे आया माइनस, सॉल्वेंट से लेगा H प्लस, बनेगा अल्कोहल। गुड। नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन बच्चों है विद कार्बोनिल कंपाउंड। बच्चों बोलो क्या? मेरे छात्रों को मालूम होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड की मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ या ना? हाँ या ना? एंड दिस इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बच्चों को इसका क्या क्या? आप देखिए, पाई बॉन्ड कटता है, यहां पे माइनस होता है, यहां पे प्लस होता है, माइनस जाएगा प्लस के पास, अगेन बन गया एल्कोक्साइड आयन। अगेन इट इज ए गुड बेस। क्या करेगा? सॉल्वेंट से प्रोटॉन को घसीट लेगा एंड अगेन यू गेट अल्कोहल। बच्चों को इसका क्या क्या? क्या याद कर रहे हो क्या? कुछ याद नहीं करना भैया, ठीक है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल प्लस के पास जाएगा, O पे माइनस आया, एल्कोक्साइड आयन बना। बोलो क्या बना? तुम्हारे नीट में यही पूछा गया था, एल्कोक्साइड आयन। भरोसा नहीं होगा तुम्हें, दिखा दे। ये सवाल था नीट का। सवाल देखो नीट का पहले, नीट का क्वेश्चन देखिए पहले। ए बी क्वेश्चन था, ए और बी क्या होगा? क्लियर? तो अब वही बता पाएगा जिसको क्लियर कट मालूम हो कि दिस इज द सोर्स ऑफ आर, एंड ये हमेशा देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये बॉन्ड कटेगा, यहां माइनस यहां प्लस, माइनस जाएगा प्लस के पास। बोलो ये एल्कोक्साइड बना कि नहीं बना? और ये एल्कोक्साइड वाटर से H प्लस ले लेगा और आपका एल्कोहल बनेगा। हाँ या ना? ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज नहीं लिखी जाती है। क्लियर? तो मैं आपको फील ये दिलाना चाहता था बच्चों कि जब कभी कभी टीचर्स को मैं देखता हूं कि वो डायरेक्ट बच्चों को सिखाते हैं, पाई काटो, ये दे दो इसको, उसको दे दो H, तो उससे आप प्रोडक्ट पर तो पहुंच गए, लेकिन आपका दिमाग फट गया। रटते रटते आप परेशान हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे किसको कहां देना होता है। दूसरा पॉइंट, जब इस प्रकार के इंटरमीडिएट एग्जाम पूछ लेता है तो वो भी आप नहीं बता पाएंगे। तो अच्छा रहेगा समझेंगे, समझने से ना तो याद करना पड़ता है और ना कभी जल्दी बच्चा भूलता है। ठीक है? तो आइए, समझ गए होंगे आप। कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे जाके अटैच हो गया, एल्कोक्साइड आयन बन गया, सॉल्वेंट से H प्लस ले लिया और एल्कोहल बन गया। हाँ या ना? नेक्स्ट तीसरी बच्चों रिएक्शन है विद एसिड डेरिवेटिव। R लिया या R डैश? R डैश होगा, है। ये बच्चों एसिड डेरिवेटिव है। यूजली बेटा हम लोग, मैं ऐसे ही लिखवा देता हूं याद, ताकि बच्चों को ना करना पड़े। अदरवाइज यूजली बेटा ईस्टर और एसिड क्लोराइड यूज किया जाता है, एमाइड कभी भी यूज नहीं करते यहां पर। लेकिन परेशान मत हो, जबरदस्ती खुलपेच मत सोचो, सीधे क्या लिखो? एसिड डेरिवेटिव। ठीक? सुनना
देखिए बताने को मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपको मालूम है कि जो एसिड डेरिवेटिव होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। होता क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करता है, प्लीज देखिए, प्लीज देखिए, अटैक करता है, और ये जो जी लगा होता है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब एलिफेटिक हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन sp3 कार्बन पर होता है और एसिड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूशन sp2 कार्बन पर होता है। इसलिए यहां पे अटैक किया, ये बॉन्ड पेयर को लेकर अलग हो गया, तो आपका क्या बन गया, R डैश COR। क्लियर बेटा? तो हम लोग देख सकते हैं एसिड डेरिवेटिव की, पोरवाल सर का कहना है कि एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया ना, ये देखिए न्यूक्लियोफाइल अंदर आया, न्यूक्लियोफाइल बाहर गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपका बन गया कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन नेवर स्टॉप, नेवर स्टॉप। क्यों? ऊपर देखो, खुद देख लो ऊपर, कार्बोनिल कंपाउंड तुरंत रिएक्शन किससे करता है, ग्रिगनॉइड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। इसलिए आपको ग्रिगनॉइड और एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन से कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड नहीं मिलेगा। रिएक्शन बच्चों तुरंत आगे बढ़ जाएगी, ये अगेन क्या करेगा, ग्रिगनॉइड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बच्चों मैं दोनों स्टेप करके नहीं दिखाऊंगा, ऊपर देख चुके हैं आप। ये R यहां पे जाएगा, O पे माइनस आएगा, सॉल्वेंट से H प्लस लेगा, तो ये देखिए आपको अल्कोहल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बे? अल्कोहल। कलम बंद रखिए, मैं समय दूंगा। ध्यान से देखेंगे सब लोग। बेटा ये मैंने डायरेक्ट करा दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ऊपर मैंने खोल के कराया हुआ है, ठीक है। इधर देखिए, जब एसिड डेरिवेटिव ग्रिगनॉइड से रिएक्शन करके अल्कोहल बनाते हैं तो फीलिंग लाओ बे जरा। इस अल्कोहल के पास 3 एल्किल ग्रुप है, दिख रहे हैं बे? और ध्यान से देखो, 3 में से 2 ग्रिगनॉइड से आए हैं। किससे आए हैं? तो ध्यान रखिए, जब एसिड डेरिवेटिव ग्रिगनॉइड से रिएक्शन करके अल्कोहल बनाते हैं तो 2 एल्किल ग्रुप मस्ट बी सेम, क्योंकि वो दोनों आए होंगे ग्रिगनॉइड से। और ये तीसरा वाला जो है वो एसिड डेरिवेटिव का है, तो ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन 2 एल्किल ग्रुप मस्ट बी सेम। बोलो हाँ या ना के लिए। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रिगनॉइड रिएजेंट से अल्कोहल बनाना। पहला अल्कोहल बनाया साइक्लिक ईथर से, लेस हिंड्रेड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है, R माइनस कार्बन पे जुड़ गया, O पे माइनस आया, सॉल्वेंट से H लिया और अल्कोहल बनाया। हाँ या ना? कार्बोनिल कंपाउंड ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया, एल्कोक्साइड आयन बना, पानी से H प्लस लिया, अल्कोहल बन गया। एसिड डेरिवेटिव में आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले होगा, R माइनस न्यूक्लियोफाइल अंदर आया, G माइनस न्यूक्लियोफाइल बाहर गया, बन गया कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, फर्दर ग्रिगनॉइड से रिएक्शन करेगा और टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। हाँ या ना? जब एसिड डेरिवेटिव से अल्कोहल बनते हैं तो एक फीलिंग डेवलप हुई कि 2 एल्किल ग्रुप मस्ट बी कम्स फ्रॉम ग्रिगनॉइड रिएजेंट, हेंस 2 एल्किल ग्रुप मस्ट बी सेम। थर्ड वाला सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करेगा यहां पर क्या लगा हुआ। मुझे इसको ऊपर सरकाना पड़ेगा चौथी रिएक्शन के लिए, तो इसमें जो लिखना चाहो लिख लो। हम 30 सेकंड दे रहे हैं। ये R माइनस अलग दिखाइएगा, इसको मत चीड़ा फाड़ी करिएगा। जिसको जो लिखना है लिख ले पहले। चलिए, बड़ा ही प्यारा चैप्टर आपके सामने आ रहा है, अल्कोहल
इतना ही पैरा चैप्टर है कार्बोनिल कंपाउंड। आगे बढ़े बेटा, जो भी दिखाना चाहे आप दिखा सकते हैं। यहां पे लिख सकते हैं आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख सकते हैं आप। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एल्कोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पे लिखिए रिएक्शन नेवर स्टॉप। जो भी आपको नया लग रहा हो उसको लिख लीजिए। आगे बढ़े बेटा, ठीक है। चलिए, चौथी रिएक्शन ग्रिगनॉट से अल्कोहल बनाने की है। देखिए जरा, पार्शियल ऑक्सीडेशन, सामने देखिए, इधर देखिए सब लोग, आपकी कॉपी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ग्रिगनॉट के आर को पकड़ो और OH दे के अलग कर दो। क्या ऐसे लिखा हुआ है? क्या ऐसे लिखा हुआ है? ठीक है। वैसे तो बच्चों ऐसे याद होना चाहिए, ऑन पार्शियल ऑक्सीडेशन ग्रिगनॉट के आर को पकड़ो, OH दे के अलग कर दो। वैसे तो ये ऐसे याद होना चाहिए, फिर भी ऐसे टीचर मैं आपको अगर बताऊं, देखिए एक्चुअली में सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन होता है और ग्रिगनॉट रिएजेंट कुछ इसमें बदल जाता है, ROMgX। क्लियर है बेटा, बात हो रही है। ये O जो है इंसर्ट हो गया कार्बन और मेटल के बीच में, और कुछ ये इंटरमीडिएट बन गया। अब इसकी हम लोग कराते हैं हाइड्रोलिसिस। मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ध्यान रखिए। माइनस को मिलेगा प्लस, प्लस को मिलेगा माइनस, और इस प्रकार से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बात क्लियर है? तो वैसे बच्चों को डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ग्रिगनॉट रिएजेंट का जब पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमें मिलता है ROH। ठीक है, अपनी कॉपी में जो करेक्शन करना चाहो कर लो। यहां से पानी हटा देना, यहां से अल्कोहल काट देना, और ये लिख लो दोबारा। ठीक है, बोलो बेटा। ठीक है, अब आइए कुछ और फील करते हैं। इन चारों रिएक्शनों को आप ध्यान से देख लीजिए। देख रहे हैं सब लोग? देख रहे हैं? देखिए, चारों रिएक्शनों को ध्यान से देखिए तो आपको एक कॉमन चीज दिखाई पड़ेगी कि चारों रिएक्शन में सबस्ट्रेट के ऊपर जब आपने ग्रिगनॉट को डाला है तो कुछ इंटरमीडिएट बना है, और उस इंटरमीडिएट को फाइनल प्रोडक्ट में बदलने के लिए तुम्हें सॉल्वेंट की हेल्प लेनी पड़ी है। बोलो किसकी? हाँ, ग्रिगनॉट की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि सारी रिएक्शन बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होती हैं, तो बाद में H+ प्रोवाइड करने के लिए हमें सॉल्वेंट को डालना ही डालना पड़ता है। इसलिए कभी भी ग्रिगनॉट की रिएक्शन के बाद पानी लिखा हो तो ये मत सोचना कि पानी क्या करेगा, क्योंकि बिना पानी के ग्रिगनॉट की रिएक्शन कंप्लीट हो ही नहीं पाती है। क्योंकि ग्रिगनॉट डालने के बाद तो कोई इंटरमीडिएट बनता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है,
उस नेगेटिवली चार्ज इंटरमीडिएट को प्रोटॉन प्रोवाइड करने का काम सॉल्वेंट करता है। इसलिए ग्रिग्नॉर्ड की मैक्सिमम रिएक्शंस में हमें वाटर को ऐसे सॉल्वेंट डालना ही पड़ता है। गॉट इट? एक कॉमन बात क्लियर हो गई? चलो फटाफट बोलेंगे, फटाफट बोलेंगे। ग्रिग्नॉर्ड विद इपॉक्साइड मैकेनिज्म दिमाग में रखो, सीधे आंसर बताओ। पहले वो तो हमें मालूम बिल्कुल बनेगा, कैसे बनेगा ये बताओ प्रभु। लेस हिंडेड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कटा, बोलो। कार्बन के पास ग्रिग्नॉर्ड का R माइनस, O के पास सॉल्वेंट का H, हाँ या ना? ग्रिग्नॉर्ड की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स कराओ, CO पाई बॉन्ड कटा, C के पास ग्रिग्नॉर्ड का R, O के पास H। ऑफ कोर्स ये H पानी से आया होगा, हाँ या ना? ग्रिग्नॉर्ड की रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव RCOG से कराए, बोलो। G को हटाओ, ग्रिग्नॉर्ड का R लगाओ, फिर से बोलो, फिर से बोलो। बन गया कार्बोनिल, रिएक्शन स्टॉप, CO पाई बॉन्ड कटेगा, C के पास R, O के पास, बन गया अल्कोहल। ग्रिग्नॉर्ड ऑन पार्शियल ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, R को पकड़ो और OH लगा के अलग कर दो। कोई दिक्कत है? अगर आपको समझ में आया है तो रफ कॉपी में नीचे के 2 एग्जाम्पल करिए, 3 नहीं 2। आपको समय दे रहे हैं 30 और 30 60 सेकेंड, तब तक हम लिख रहे हैं, तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप रफ कॉपी पे करेंगे। हमने 4 रिएक्शनें पढ़ाई हैं बच्चों, हमने चारों रिएक्शनों पर एग्जाम्पल दिए हैं। जल्दी से करिए, 1 मिनट का समय है। एक एग्जाम्पल ये दिया है और दूसरा एग्जाम्पल आपको ये करना है। फटाक से करिए, 2 एग्जाम्पल करिए पहले। पहली रिएक्शन इपॉक्साइड के ऊपर दी है, दूसरी रिएक्शन कार्बोनिल के ऊपर है, तीसरी एसिड डेरिवेटिव के ऊपर होगी और चौथी पार्शियल ऑक्सीडेशन के ऊपर होगी। जो 4 रिएक्शनें समझाई हैं उन 4 पर एग्जाम्पल भी दिए हैं मैंने। सबको कर लेने दो, फील तो यही करते हैं, सबको समझा सके। जल्दी से करिए, जल्दी से निपटाइए। ऐसा क्या है भाई? MCPBA इपॉक्सीडेशन करवाता है, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड साइक्लिक ईथर बनेगा, फिर आपने उसकी रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड से कराई है। क्या ख्याल है? हो गया है? आइए, पहली रिएक्शन बच्चों इपॉक्सीडेशन है, बोलो। हमने इसके नाम भी लिखवाए, इसे प्रीले-सैफ रिएक्शन कहते हैं। प्रीले-सैफ रिएक्शन नेम रिएक्शन होती है ये, लेकिन वो इतना कठिन नाम है ना तुम ले पाओगे ना लिख पाओगे, आएगा भी नहीं, परेशान ना। ठीक है, खैर
तो ये इपॉक्सीडेशन बच्चों होगा, और अगर इपॉक्सीडेशन होगा, जस्ट ए मिनट, पूरी क्लास समझ गई होगी, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, हाँ या ना। अब आगे की रिएक्शन में करूंगा डायरेक्ट, चलो बोलो। लेस इंडर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कटेगा, ग्रिगनॉड का R माइनस जाएगा कार्बन के पास, और सॉल्वेंट का H जाएगा O के पास। आपका प्रोडक्ट बच्चों एल्कोहल बनेगा। कितने लोगों का सही हुआ? लंबे हाथ खड़े करो, लंबे लंबे, बढ़िया। चलिए, क्या बच्चों सेकंड एग्जांपल क्लियर हो रहा है? कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन ग्रिगनॉड के साथ हो रही, हाँ या ना? सबको मालूम है CO पाई बॉन्ड कटेगा, बोलो बे। C के पास जाएगा ग्रिगनॉड का R, O के पास जाएगा सॉल्वेंट का H, बोलो। सॉल्वेंट कौन है? D। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं? CH3 इससे जुड़ गया, तो CH3 CH2OD। क्लियर है? बोलो बोलो, नहीं बोलो नहीं। CH3 CH2OD मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे बढ़िए। CO पाई बॉन्ड कटा, ये जाएगा इस कार्बन के पास और O के पास जाएगा D, तो मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट CH3 CH। इस कार्बन को मिला है ग्रिगनॉड का CH3, बोलो यार, और O को मिला है D। कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां देखिए, CO पाई बॉन्ड कटा, C को मिलेगा ग्रिगनॉड का R, O को मिलेगा सॉल्वेंट का D। कितने लोग तीनों सही गए? लंबे खड़े करिए, बहुत बढ़िया। हाँ भाई श्रेयांशी, क्या गलती हुआ? कोई दिक्कत नहीं बढ़ाएगी, तो ये गलती हो सकती है कि आपने D की जगह H लगा दिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहां से एक फीलिंग और डेवलप करिए, चलो कुछ और डेवलप करो फीलिंग। क्या देखना, फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज गिव प्राइमरी अल्कोहल, फीलिंग आई। एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल, फीलिंग आई। और कीटोन ऑलवेज गिव टर्शरी अल्कोहल। तो क्या इसको रटा जाता है क्या? नहीं, समझा जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो रहे हैं, जनरल एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, और कीटोन से टर्शरी अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। क्लियर? दो एग्जाम्पल हो गए बच्चों। अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है पूरा पूरा, अरे ये तो पूरा लिख दिया गया है। अच्छा चलिए बच्चों, हटा दें इसको, लिख लीजिए अपनी कॉपी पर। अरे तुम लोग एक चीज फील कर रहे हो, देखिए हाइड्रोकार्बन के बाद से थोड़ी स्पीड बढ़ गई है, चीजें अपने आप हो रही है ना। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब अपने आप हो रहा है धीरे धीरे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी निगेटिव है ना। चलिए हलाने जा रहा है, साले बोलते नहीं है। आइए बच्चों, तीसरा एग्जांपल तो पता नहीं क्या ऐसा रीजन है कि पूरा लिखा ही हुआ है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इधर देखिए, ये ईस्टर लिया है, और ईस्टर में हमने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाला है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। चलो सामने देखिए। देखिए पूरी क्लास को समझना चाहिए कि सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, हाँ या ना। RCO का आगे वाला भाग कटेगा, ग्रिगनॉड का R आएगा, बोलो। बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन बच्चों रिएक्शन यहां पर स्टॉप नहीं होगी, नॉट स्टॉप। तो कार्बोनिल कंपाउंड फर्दर रिएक्शन कर जाएगा ग्रिगनॉड के दूसरे मोल से, बोलो
ठीक है, क्या होगा, CO पाई बॉन्ड कटेगा, C के पास R, O के पास सॉल्वेंट का H, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज टर्सरी अल्कोहल। मैं समझ गया ये रिएक्शन लिखी क्यों है कॉपी पर, एक्चुअली क्या है, क्लियर हो गया। अब देखिए हमने दूसरी रिएक्शन आपको ये दिखाई है कि अगर ग्रिग्नॉर्ड का अमाउंट मेंशन कर दें दैट इज 1 मोल, बेटा बोलो, तो अगर ग्रिग्नॉर्ड का अमाउंट मेंशन हो रहा है दैट इज 1 मोल, तो रिएक्शन आप क्या करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड पर स्टॉप कर देंगे। इसलिए शायद इसका आंसर हमने दे दिया है आपको। अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एक्सेस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्बोनिल रिएक्टिव होता है ग्रिग्नॉर्ड के प्रति, तुरंत फिर से एडिशन हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। बोलो यार, अगर ग्रिग्नॉर्ड का अमाउंट 1 मोल मेंशन कर दिया जाता है तो एक बार एडिशन हुआ, कार्बोनिल बना, ये खत्म हो गया, तो रिएक्शन ऑटोमेटिक क्या हो गई, स्टॉप। क्लियर, इसलिए ये रिएक्शन लिखा होगा, तो इसको भी लिख लीजिए, सब लिखा ही हुआ है। अब इसमें एक बहुत ही गहरी बात और है कि उतनी गहरे लेवल पे हमें जाना नहीं है, इसलिए मैं आपको नीट स्टूडेंट को इतना ही बताऊंगा, अगर 1 मोल लिखा हुआ है तो आप यहां पे रिएक्शन को स्टॉप कर दें, आगे जाने की जरूरत, क्योंकि बर्तन से ये क्या हो गया, खत्म। ठीक है, आपको इसीलिए हमने तीसरा एग्जांपल दिया था। ठीक है, चल चौथा वाला आप लोग करेंगे कि वो मैं करूं, कर लिया क्या, बीच में क्या बना, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बोलो यार, और उसका करा दिया तुमने पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो क्या बन गया, फिनॉल। क्या बन गया, ये आपको समझ में आ गया। ग्रिग्नॉर्ड की रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव से होती है तो फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल मिलता है, लेकिन ग्रिग्नॉर्ड के आगे अगर 1 मोल मेंशन है तो हम कार्बोनिल पे रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। एक गहरी बात इसके अंदर छुपी हुई है, लेकिन उतने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चल चौथा वाला एग्जांपल तो आपने मुंह जबानी बता दिया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बेटा तुम आसिफ देखो, तुम यही पूछ रहे थे उस दिन, देखो रिएक्शन बच्चा आ गई, अपना सवाल याद आएगा, याद आ गया सवाल, हमने आपसे कहा था एलिफेटिक हैलाइड हो या एरोमेटिक हैलाइड हो, ग्रिग्नॉर्ड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए बन गया ग्रिग्नॉर्ड बेटा, क्लियर। और इसके बाद इन्होंने कराया है पार्शियल ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ग्रिग्नॉर्ड के आर को पकड़ो और OH लगाकर अलग कर। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर। चलिए, अच्छा आसिफ को मैंने बीच में टोका ही है, तो आइए यहां पे कुछ और भी बता दें आपको, समझ में सबका बन गया, कितने लोग का बन गया, सबका बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बेटा, एक चीज देखो बेटा, अब जैसे बेटा मान लो क्या है कि आपके सामने, आप चाहो तो इसके हाशिए पे लिख लेना, अब मान लो आपके सामने ये दिया हो, ये दिया, फील करिए सब लोग, फील करिए, और मैग्नीशियम के आगे लिख दिया जाए 1 मोल, क्या लिख दिया जाए, हाँ, तो आप जरूर कहेंगे कि एरोमेटिक हैलाइड में पार्शियल डबल होने के कारण ये रिलेटिवली लेस रिएक्टिव होगा, तो हम ग्रिग्नॉर्ड का फॉर्मेशन यहां से करें। हमारी बात समझ में आ रही है, इसलिए अब हम लोग ग्रिग्नॉर्ड का फॉर्मेशन यहां से करेंगे, नीचे वाले से। क्यों ना हम इसी पेज के हाशिए पे इस सवाल को भी लिख दे, लो वही सवाल बना दे रहा हूं, लो पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब की बार तुम्हारा आर क्या हो गया है, अब की बार तुम्हारा आर इतना हो गया है, तो इस आर को पकड़ो, OH लगा के अलग करो।
ठीक है, इसी पेज के हाशिए पे ये एग्जाम्पल भी लिख लो, इसी से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल दे देना है आपको। ठीक है, बच्चों आपको समझ में आ गया कि यहां पे क्यों ना बना के यहां पे बनाया? समझ में आ गया ना, क्योंकि ये बॉन्ड पार्शियल क्या होगा, डबल। तो अब 1 मोल दिया गया है, तो ये वाला बॉन्ड को तोड़ना आसान है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ना कठिन। ठीक है, चलिए भाई, तो आ जाओ बेटा। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सबसे पहले तुमने हाइड्रोलिसिस से बनाया, ईथर से और ईस्टर से। सबको क्लियर हो गया? वहां पे तुमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, ईस्टर का रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I - R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I + R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसके बाद ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट से आपने 4 रिएक्शनें पढ़ी, चारों रिएक्शन के सबस्ट्रेट बोलो बस। एपॉक्साइड, कार्बोनिल कंपाउंड, एसिड डेरिवेटिव और पार्शियल ऑक्सीडेशन। 2 बार दोबारा बोलो। एपॉक्साइड, ग्रिगनॉर्ड की मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में बाद में पानी क्यों डालते हैं? ऐसे सॉल्वेंट O- को H+ प्रोवाइड करने के लिए सॉल्वेंट डाला जाता है। क्लियर है बच्चों? आइए, अगली हेडिंग आपकी कॉपी पे पड़ी है वाया रिडक्शन। पड़ी हुई है, वैसे तो मुझे पढ़ाने की बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, आपको सब पहले से ही आता है। क्लियर? तो आइए थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। चलिए, आवाज मत करिए बेटा, पता नहीं दर्द यहां पे बहुत तेज हो रहा है। वाया रिडक्शन, बेटा आवाज मत करिए। अल्कोहल को रिडक्शन से बनाना है, तो जाहिर सी बात है सबस्ट्रेट अल्कोहल के आगे वाले हो। बोला, साइक्लिक ईथर होगा, एसिड होगा, एसिड डेरिवेटिव होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा, आगे वाले होंगे, तभी तो पीछे आओगे। आइए, तो सबसे पहला तुमने ले लिया है साइक्लिक ईथर। और बच्चों तुम लोग को तो मालूम ही है LiLH4 के बारे में, किसी को छोड़ता नहीं, तो बस डाले रहो LiLH4 और अल्कोहल बनाए रहो, पिए रहो और बोड़ाते रहो। बेटा इधर देखिए, LiAlH4 सामने देखेंगे। अब हम लोग चीजों को थोड़ा सा मैकेनिज्म के साथ भी समझेंगे। देखिए, LiLH4 इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोर्स ऑफ H। ये तुम लोग पढ़ चुके हो एल्किल हैलाइड में भी, याद है? देखिए, जैसे बच्चों ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट R- का सोर्स था, बेस का सोर्स था, तो ये भी तो बच्चों बेस का सोर्स है। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो बेस कैटालाइज, हाँ या ना? तो SN2 होगा कि नहीं होगा? ये देखिए, इसके कारण इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पे अटैक करेगा, एंटी पुलिस बुला लेंगी, बढ़ा गई है, तुरंत ये इसको लेकर अलग उठाया ना। आप देखिए, एपॉक्साइड बन गया, सॉरी एल्कोक्साइड बन गया। समझ तो गए होंगे आगे की घटना क्या होगी। क्या डालना पड़ेगा? सॉल्वेंट डालना पड़ेगा। ऐसे सोर्स ऑफ प्रोटॉन, जब भी बच्चों कोई बेस कैटालाइज रिएक्शन होती है, प्रोटॉन के सोर्स के रूप में हमें सॉल्वेंट को डालना पड़ता है। दिस इज SN2। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया है? अच्छा,
LiAlH4 source of base H minus. This is a base catalyzed ring opening. SN2 पैटर्न में अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा, O बॉन्ड पेयर लेके अलग हो जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट डालोगे, O माइनस वहां से प्रोटॉन को घसीट लेगा, आपका प्रोडक्ट आपके सामने। ठीक है, अगर समझ में आया है तो इसके ऊपर एग्जाम्पल दे दिया, धन्य से कर दो। डायरेक्ट करिएगा। बताइए, हो गया। न्यूक्लियोफाइल H माइनस या D माइनस, तो यहां पर आएगा D माइनस, यहां पे सॉल्वेंट से आएगा H प्लस। हाँ या ना? क्लियर बेटा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पर आएगा D माइनस, इस पर आएगा H प्लस। ठीक है, तो साइक्लिक ईथर का रिडक्शन कराया विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल प्रेमी LiAlH4। क्लियर? चलिए, दूसरा रिडक्शन आपने कराया है कार्बोनिल कंपाउंड का। सब तुम लोगों को पहले से आता है, मैं सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर दे रहा हूं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं। हटाए इसको, बोलो हटाए बेटा इसको। ये पहला था। कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में हम रिड्यूस कर रहे हैं। आइए जरा देखते हैं, हटा दे बेटा। देखिए, ये रहा बेटा कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्शन आप सभी को मालूम है कैसे होना है, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एसिड। CO बॉन्ड कटेगा, एक H इधर एक H इधर, और अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। सब लोग बोला करो, ठीक है। अब रेड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से आपको सब मालूम है। सबसे पहले ब्रॉड रेंज लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और LiAlH4। बोलो हाय अल्लाह है बेटा। अब शॉर्ट रेंज लिख दे रहे हैं, NaBH4 और बोलो सोडियम प्लस अल्कोहल। किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलिए मत, सिर्फ देखिए और फील करिए, मजा लीजिए ऑर्गेनिक का, क्या आपको बहुत आने लगी है। ठीक, हाँ, एक बच्चों यहां पर और भी है, दैट इज AIP। बेटा बोलो क्या? बेटा बोलो क्या? देखिए बेटा, बेटा ये कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपिल। कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपिल में ऑक्साइड लगा दिया। अब बोलो आइसोप्रोपोक्साइड। अब बोलो, अब बोलो। और ये कौन सा आयन है? कौन सा है? तो ये एनायन है, ये कैटायन है। क्रिस क्रॉस करके फार्मूला बनाओ, तो इसका 3, इसका, तो यहां पे हो जाएगा होल। दिस इज एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, इसी को कहते हैं AIP। पहले इसको हाशिए पे बना लो, हाशिए में राइट में जगह पड़ी होगी, आइए लेफ्ट में लिख लो कहीं पे। AIP एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, कहीं पर भी लिख लीजिए। ठीक है, ओके होगी बात।
ब्रॉड रेंज में आ गए हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल और LiLH4। नैरो रेंज शॉर्ट रेंज में आ जाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम प्लस एल्कोहल। एक नया देखने को मिला AIP, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, नाम भी लिख लेना पूरा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, लिख लिया। अब देखिए, आइए बच्चों, सब आपको आता है, हम बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। बोला जाए फॉर्मेलिटी नंबर 1, इन चारों का नो इफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड, हाँ या ना? सिर्फ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल ही डबल बॉन्ड को सिंगल में रिड्यूस कर पाता है। इनका कोई फर्क डबल बॉन्ड पर नहीं पड़ता है। कोई बताएगा इसका फर्क पड़ सकता है कब? अगर डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ रेजोनेंस में हो अलोंग विद कार्बोनिल ग्रुप, तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता, याद होना चाहिए। नीचे के 3 नो इफेक्ट ऑन एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, सहमत हो? LiLH4 तो एसिड और उसके डेरिवेटिव को भी रिड्यूस कर सकता है, लेकिन नीचे के जो 3 होते हैं इनका एसिड और उसके डेरिवेटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे बच्चे कुछ और बताएंगे। लेकिन NaBH4 एसिड डेरिवेटिव में एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर सकता है, बोलो। और सोडियम प्लस एल्कोहल ईस्टर को रिड्यूस कर, बोलो। कुछ नई बातें? नहीं, आपकी तो पुरानी बातें हैं। आल्सो रिड्यूस एसिड क्लोराइड, यहां पे लिख लेना, दोबारा लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहां पे लिख लेना आल्सो रिड्यूस ईस्टर, ठीक है? सब मालूम था ना बेटा आपको? पहले से बोलो, ये लिख लीजिएगा, फिर साथ में इसको भी लिख दीजिएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड एसिड या उसके डेरिवेटिव पे प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर सकता है। सोडियम प्लस एल्कोहल भी एसिड या उसके डेरिवेटिव पे प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन ईस्टर को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों, सोडियम प्लस एल्कोहल का जब इस्तेमाल करते हैं रिडक्शन कराने में, तो इस रिएक्शन को कहते हैं बउआ ब्लैंक रिडक्शन, याद है? बउआ ब्लैंक रिडक्शन। चाहे कार्बोनिल को रिड्यूस करिए, चाहे ईस्टर को रिड्यूस करिए, सोडियम प्लस एल्कोहल में कहते हैं बुवियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन। सरल भाषा में बउआ ब्लैंक रिडक्शन। बेटा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा है, सब आपको मालूम है, देखिए, है ना? अब जिनको नहीं मालूम है तो ये ना सोचे कि हम बार बार पढ़ाएंगे पीछे की चीजें, ठीक है? हाँ, AIP का जब ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं तो इसे कहते हैं MPV रिडक्शन। ये 3 वैज्ञानिकों के नाम हैं, मीरवेन, पेंड्रॉफ, वर्ले। मीरवेन, पेंड्रॉफ, वर्ले रिडक्शन कहते हैं इसको, AIP। क्या हो गया? M से बना मीरवीन, P से बना पेंड्रॉफ, V से बना वर्ले, VERLAY। ये 3 वैज्ञानिकों के नाम होते हैं MPV रिडक्शन, ठीक है? क्या बात है यार, आवाज क्यों कर रहा हूं? ज्यादा आता तो बाहर जाए ऐसे। तो ये 5 रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होते हैं जो कार्बोनिल को रिड्यूस करते हैं अल्कोहल में।
राइट। इनका डिस्कशन आप लोग पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ नया सीखने को मिला है AIP। ठीक है। अच्छा, अब आपको मालूम है कि भाई CO पाई बॉन्ड को काटा, एक H को इधर दिया, एक H को उधर दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी को भी ले लो। लेकिन LiAlH4 में थोड़ा सा मैकेनिज्म का पार्ट भी दिखाना चाहेंगे, इसीलिए देखिए सबसे पहले एग्जांपल लिखा है वो कर लो, फिर LiAlH4 को इसका मैकेनिज्म का पार्ट भी दिखाना चाहेंगे। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ तो गए होंगे। दिस इज द सोर्स ऑफ H माइनस। H माइनस यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, बोला O पर आएगा माइनस, सॉल्वेंट से लेगा H प्लस। जैसे ग्रिगनॉल्ड की रिएक्शंस होती हैं बेस प्रमोटेड, वैसे ही LiAlH4 की भी होती हैं बेस प्रमोटेड। ग्रिगनॉल्ड इज द सोर्स ऑफ R माइनस, LiAlH4 इज द सोर्स ऑफ H माइनस। तो ग्रिगनॉल्ड और LiAlH4 एक दूसरे की फोटोकॉपी होती है। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल देख लीजिए जो आपकी कॉपी पर लिखा हुआ है, हटा दे रहे हैं इसको, फिर हम लोग उसको भी देख लेंगे। मुझसे मत पूछिए, खुद करिए। हो गया, खुद करिए भाई। चलिए बताइए, हाइड्रोजन इंपेडेंस ऑफ निकेल कार्बोनिल को रिड्यूस करना ही करना है, और ये डबल बॉन्ड को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। है या ना। LiAlH4 कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। चल, अब नीचे जो डब्बा बना हुआ है, उस डब्बे में एक्चुअली मुझे LiAlH4 की मैकेनिज्म को बताना है कि कैसे ये कार्बोनिल को अल्कोहल में रिड्यूस करता है। समझ तो आप लोग गए हैं, फिर भी देख लीजिए। ये डब्बा आपकी कॉपी पे बना है, देखिए ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, ये आपने डाला LiAlH4। जल्दी से बोलो, सोर्स ऑफ। अच्छा, पूरी क्लास को ये मालूम है कि यहां पे पाई बॉन्ड कटता है, माइनस और प्लस आता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, एल्कोक्साइड आयन बनेगा, और ये एल्कोक्साइड आयन सॉल्वेंट से प्रोटॉन को घसीटेगा और अल्कोहल बनेगा। ठीक है। अच्छा, सवाल ये उठ रहा है कि सर ये छोटी सी बात आप क्यों इतना पीछे पड़े हम लोग के। देखिए, अगर किसी बच्चे को ये बात ना मालूम हो तो स्टूडेंट क्या सोचेगा, सुनना कि ये बॉन्ड कटा, एक H यहां आया, एक H यहां आया। अगर रफली देखें तो स्टूडेंट सोचेगा कि इसके पास 4 H थे, एक मोल को रिड्यूस करने में 2 H यूज हो गए, तो दूसरे मोल को रिड्यूस करने में बाकी 2 यूज हो गए। मतलब बच्चा सोचेगा कि LiAlH4 का 1 मोल कार्बोनिल के 2 मोल को ही रिड्यूस कर पाएगा, जबकि सच्चाई कुछ और है। इसका 1 H ही इन्वॉल्व होता है इसको रिड्यूस करने में, दूसरा H तो बच्चों सॉल्वेंट से आता है। इसका मतलब अगर LiAlH4 के पास 4 H है तो ये कार्बोनिल के 4 मोलों को रिड्यूस कर सकता है अल्कोहल। 1 H से 1 मोल रिड्यूस हो गया,
दूसरे H से दूसरा मोल रेड्यूस होगा तो 4 HO से 4 मोल रेड्यूस होगा, क्योंकि दूसरा H तो आ रहा है सॉल्वेंट। तो यहां से निष्कर्ष ये निकला 10 1 मोल LiAlH4 can reduce 4 mole carbonyl compound। 1 mole LiAlH4 can reduce 4 mole carbonyl compound। क्लियर हुआ? एक H ही तो इसका यूज हो रहा है, दूसरा जो H आ रहा है वो तो सॉल्वेंट से आ रहा है ना, तो एक H से 1 मोल तो 4 H से 4। ठीक है। आइए, हमारे स्टूडेंट रिडक्शन कराकर बनाना चाहते थे आइए, 2 लोगों का रिडक्शन हो चुका है। अगले पेज पर एक सवाल और दिया है जो मैं करके दिखाऊंगा। बेटा इस हेडिंग में तुमने कुछ भी नया नहीं सीखा है एक्सेप्ट AIP, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, बोले तो MPV रिडक्शन। बाकी तुम्हें ये सारी बातें पहले से मालूम थी कि डबल बॉन्ड पे क्या प्रभाव पड़ना है, दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे क्या प्रभाव पड़ना है। आइए, चलिए भाई, बेटा कुछ आगे बढ़े हैं। अगले पेज पर भी पहले आपको एक सवाल ही दिया गया है, तो आइए उस सवाल को ही देखा जाए। पहले क्वेश्चन आपके सामने ये है, CH3CO CH2 CH2 COOH, आपने डाला है इस पर सोडियम बोरोहाइड्राइड और गरम कर दिया। आंखें बंद करिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड को याद करिए, मन में याद आ गया? याद आ गया? तो आप जानते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा लेकिन एसिड को रिड्यूस। क्लियर? इसलिए कार्बोनिल में बॉन्ड काटा, एक H इधर एक H इधर, ये देखिए आपका एल्कोहल बन गया। समझ सब लोग? बेटा देखो, COOH को मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तो मैं और सही करना चाहूंगा, H को इस तरफ लिखना चाहूंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एसिड पर NaBH4 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसने सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस किया। देखो बेटा, अगर ये हीट का साइन ना लगा होता तो यहां पर हम रुक जाते। हीट का साइन लगने से क्या हुआ, या देखिए बेटा, आपके पास जो ये प्रोडक्ट बना है, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा और उसके बगल वाला गामा। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर ये OH अल्फा पे लगा होता तो हीटिंग से पता नहीं क्या बनता, अभी नहीं बताऊंगा। अगर ये OH बीटा पे लगा होता तो हीटिंग से पता नहीं क्या बनता, अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन जब कभी OH बीटा के आगे लगे होते हैं, गामा पे लगा हो, डेल्टा पे लगा हो या और आगे लगा हो, तो ध्यान रखना बच्चों, इंट्रा मॉलिक्यूलर ईस्टरिफिकेशन हो जाता है। बोलो क्या होता है? बोलो क्या होता है?
अगर कार्बोक्सिलिक के रेस्पेक्ट में हाइड्रोक्सी ग्रुप बीटा के आगे लगा है, गामा पे लगा हो, डेल्टा पे लगा हो, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन हो जाता है। एस्टरिफिकेशन का मतलब है एसिड प्लस अल्कोहल बराबर ईस्टर। एक ही मॉलिक्यूल में एसिड है, उसी मॉलिक्यूल में अल्कोहल है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन होगा। ध्यान से सब लोग देखेंगे, अल्कोहल से निकलता था एच, याद आया वे, एसिड का OH। तो गर्म करने पे एक्चुअली में क्या हुआ, इंट्रा मॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन होगा। और जब इंट्रामॉलिक्यूलर कोई भी रिएक्शन होती है बच्चों, तो प्रोडक्ट हमेशा साइक्लिक बनता है। ठीक, समझ देखिए, मैंने आपको सब सिखाया है कि अगर कभी प्रोडक्ट साइक्लिक बन रहा हो तो कैसे बनाते, सब सिखाया है ना मैंने। आप देखिए, 1 2 3 4 5, 5 और 1 जुड़ गए हैं, 5 मेंबर की रिंग बन गई है। O को मिलाते हुए 5 मेंबर की रिंग बनी है, ध्यान से देखिए। और O के बगल वाले कार्बन पर CH3 है। ये देखिए बेटा, साइक्लिक ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। आपको जान की खुशी होगी, साइक्लिक ईस्टर को लैक्टोन भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? साइक्लिक ईस्टर को लैक्टोन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में लिखना, अगर OH कार्बोक्सिलिक के रेस्पेक्ट में बीटा कार्बन के आगे लगा है तो इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन होता है। हिंदी में अपनी कॉपी में लिखना यहां पर, ठीक। ये नई चीज चूंकि आपके सामने आनी थी, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, वरना पहला स्टेप तो चुटकी बजाने के बराबर था। सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, कार्बोक्सिलिक को नहीं करेगा। ठीक है, अपने मन से जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये OH बच्चों अल्फा पर होता या बीटा पर होता तो प्रोडक्ट गर्म करने पर कुछ और बनते। अगर ये OH बीटा के आगे है तो हमेशा इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन होता है और साइक्लिक ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। साइक्लिक ईस्टर को हम लैक्टोन के नाम से भी जानते हैं। हम लोग रिडक्शन से अल्कोहल बनाना चाहते थे। सबसे पहले साइक्लिक ईथर को LiAlH4 से रिड्यूस कराया। उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड को 5 रिड्यूसिंग एजेंट में से किसी एक का यूज करके रिड्यूस करा सकते हैं। अब हम लोग और आगे जा रहे हैं एसिड डेरिवेटिव में। किसमें बेटा? हटा दे इसको। आइए अगला बच्चों है, तीसरा रिडक्शन कराएंगे, एसिड या उसके डेरिवेटिव। एसिड या उसके डेरिवेटिव मैं ना कुछ बताने वाला अब, ठीक? अपने आप सोचो, अपने आप समझो। बच्चों जी की जगह तुम कुछ भी लगा सकते हो। OH लगाओगे तो एसिड आया ना,
Cl लगाया एसिड क्लोराइड, OR लगाया ईस्टर, OCOR लगाया एनहाइड्राइड, NH2 लगाया तो, लेकिन ध्यान से सुन लो, यहां पर NH2 नहीं हो सकता। याद आ गया कुछ? आप इसमें डाल दीजिए अगेन एल्कोहल प्रेमी LiAlH4। अब सबको मालूम है, चलिए बोलिए कैसे सिखाया था। H बन गया Ld, लेकिन रिएक्शन स्टॉप, फिर से बॉन्ड कटेगा। आपके में स्टेप वाइज दिखाया है? नहीं, ठीक है, फिर से बॉन्ड कटेगा। बोलो H आपको मिल जाएगा एल्कोहल। LiAlH4 एल्कोहल के आगे जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको एल्कोहल पर लाकर रिड्यूस कर देता है। क्लियर? आपने देखा साइक्लिक ईथर, आपने देखा कार्बोनिल कंपाउंड, और इस समय आप देख रहे हैं एसिड और उसके डेरिवेटिव। बॉन्ड कटा, HH बटा, बन गया एल्डिहाइड, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, फर्दर रिडक्शन होगा और एल्कोहल बनेगा। मेरी क्लास मुझे बता दे कि अगर मैंने एमाइड ले लिया तो क्या हो जाता है? एमीन बनती है। बोलो क्या? यह सिर्फ ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग को भी करता है एमीन में। याद आ गया? शायद ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्या ये? क्या हमारे छात्रों के लिए ये कोई एक्सेप्शन है? नहीं, नहीं। हमने इस पर एग्जाम्पल भी दिया है, ये दिया है। अरे हमने तो पता नहीं कैसे कैसे एग्जाम्पल कराए हैं। ये तो बहुत ही बहुआ टाइप एग्जाम्पल है। नहीं याद आ रहा है तुम लोग को? LiAlH, बोलो क्या होगा? H CH3CH2OH के कितने मोल मिलेंगे? किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, अच्छा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 कंपाउंडों को रिड्यूस कराकर एल्कोहल को बनाना सीखा। चौथा बच्चों आपके सामने लिखा होगा एमीन। लिखा है क्या? देखिए एमीन, देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन आप सीखने जा रहे हैं। एमीन की रिएक्शन विद NaNO2 plus HCl. This is source of HNO2, नाइट्रस एसिड। तो कभी कभी बच्चों सीधे HNO2 लिख के आ जाता है और कभी कभी उसके सोर्स के रूप में NaNO2 plus HCl लिख के आता है। रटा होना चाहिए, जहां जहां NH2 वहां वहां OH। बोलो फिर से बोलो, सुनना है। जितने मोल NH2 उतने मोल नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। बोलो उतने मोल नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। दैट्स इट। जहां जहां NH2 वहां वहां OH। 1 मोल NH2 था तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। कोई दिक्कत बेटा किसी को? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्राइमरी मीना। ध्यान रखना बच्चों, ये रिएक्शन सिर्फ कौन देता है? प्राइमरी। सेकेंडरी या टर्सरी एमीन इस रिएक्शन को शो नहीं करते। इज इट क्लियर? ठीक, अच्छा। इस रूल में 2 एक्सेप्शन लिखे होंगे आपकी कॉपी पर, लिखा हुआ है। एक लिखा होगा मिथाइल एमीन और एक लिखा होगा एनिलीन।
लिखा है। ये दोनों ही बच्चों देखिए प्राइमरी एमीन है, हमने इनके ऊपर HNO2 को डाला। देखिए मिथाइल एमीन में बच्चों हमें मिक्सचर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मिक्सचर। मिथाइल नाइट्राइड का, डाई मिथाइल ईथर का, और थोड़ा सा रेगुलर प्रोडक्ट भी हमको मिलता है CH3OH। ओके, मिथाइल एमीन के केस में हमें मिक्सचर प्राप्त होता है मिथाइल नाइट्राइड, डाई मिथाइल ईथर, और थोड़ा सा रेगुलर प्रोडक्ट भी मिलता है CH3OH। एनिलीन के केस में बच्चों बिल्कुल ही मामला बदल जाता है और हमें मिलता है BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर से बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो। इसलिए बच्चों ये रिएक्शन कहलाती है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। आवाज नहीं, ये रिएक्शन कहलाती है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो दो एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक मिथाइल एमीन का और दूसरा एनिलीन का। दोनों ही प्राइमरी एमीन है, फिर भी अल्कोहल प्राप्त नहीं होता है, कुछ और मिलता है। मिथाइल एमीन में तो मिक्सचर मिलता है और फिनॉल के तो रंग ही कुछ दूसरे दिखाई पड़ रहे हैं। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन हो रही है और BDC का फॉर्मेशन हुआ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। ओके, ध्यान से सुनिए बच्चों, इस सेकंड वाले एक्सेप्शन में नीचे 2 पॉइंट लिखे होंगे। लिखिए, पहला पॉइंट बच्चों है, सुनना बेटा, ध्यान दो सब लोग। देखिए, जब एनिलीन में हम NaNO2 प्लस HCl को डालते हैं तो यहां पे टेम्परेचर बहुत ही कम रखा जाता है, 0 to 5। अगर 0 to 5 टेम्परेचर है तभी तक ये अपवाद है। अगर तुम दूसरे अपवाद को खत्म करना चाहते हो तो तुम टेम्परेचर 5 डिग्री से ज्यादा करो। जैसे ही टेम्परेचर 5 डिग्री से ज्यादा करोगे ये एक्सेप्शन खत्म हो जाएगा, यहां पर भी NH2 हटेगा और OH आएगा। ये तुम लोग को मालूम है, ये एक्सेप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो BDC है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इससे हम लोग नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड को बना सकते हैं। इसलिए ये रिएक्शन अपवाद जरूर है, लेकिन वास्तव में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका बच्चों बहुत यूज होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने में, डाई का फॉर्मेशन करने में हम BDC का यूज करते हैं। अदरवाइज इस अपवाद को खत्म करने में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे कमरे में बैठ के इस रिएक्शन को करो। कमरे का टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। दन से यहां पे OH आएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमें OH नहीं लाना है। अरे OH लाने के, फिनॉल बनाने के तो हमारे पास तमाम तरीके हैं। हमें BDC बनाना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है। इसलिए ये टेम्परेचर आपको लगाना, ठीक है। एक दूसरा भी पॉइंट यहां पे लिखा होगा, वो दूसरा पॉइंट आप लोग समझेंगे हमसे डिटेल में इन एरोमेटिक कंपाउंड कि HCl को एक्सेस में क्यों लेते हैं, टू अवॉइड कपलिंग रिएक्शन। समझ जाएंगे, बाद में समझा देंगे, यहां पे कोई मतलब नहीं, ठीक। अब कपलिंग रिएक्शन बतानी पड़ जाएगी हमको तो वो तो बिल्कुल लंबा गेम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सब लोग सुनेंगे। प्राइमरी एमीन को OH में बदलने का सबसे सुनहरा तरीका है NaNO2 प्लस HCl, सोर्स ऑफ नाइट्रस एसिड HNO2। जहां जहां NH2 वहां वहां OH। जितने मोल NH2 उतने मोल नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। बच्चों, इसके 2 अपवाद हैं।
सच्चाई तो ये है, इसका एक ही अपवाद है, दूसरा तो हमने जबरदस्ती बनाया। मिथाइलेमीन और एनिलीन। मिथाइलेमीन में मिक्सचर प्राप्त होता है और एनिलीन में 0 to 5 डिग्री ले लेने पे बीडीसी प्राप्त होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन। अगर इस एक्सेप्शन को खत्म करना है तो टेम्परेचर को 5 डिग्री से ज्यादा कर दो। बेटा कोई शक है क्या? जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है ये एरोमेटिक में आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड बच्चों एरोमेटिक में कई जगहों पे आपको मिलेगा। बात क्लियर हो रही है? कॉपी पर देख सकते हैं, कुछ लिखना हो तो देख लो। बच्चों बताओ, कुछ लिखना है क्या? हाँ लिखना तो है। ये मैथिल एल्कोहल लिखा तुमने है? अच्छा चलिए ठीक है। इस प्रकार से है आज की क्लास हम लोग यहां पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, रुक जाइए। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। हाँ कल 26 जनवरी है तो कल क्लास नहीं हो पाएंगी, वो छुट्टी रखनी पड़ेगी हम लोग। ठीक है, तो हम लोग कब मिलेंगे? कल।